नमस्कार दोस्तों, मैं दीननाथ ठाकुर अपने YouTube चैनल DNT एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए सुलभ संसाधन मुहैया कराना है। इसी कड़ी में आज आप लोगों के समक्ष मैं वन डे वन कॉन्सेप्ट्स के रूप में लिटरेचर रिव्यू एंड फॉर्मुलेशन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करने वाला हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में बताया था, जिसमें हम सभी रिसर्च प्रॉब्लम को किस प्रकार चयन करते हैं, उनको किस प्रकार खोजते हैं, किस प्रकार उसमें हम रिसर्च करने के लिए तैयार होते हैं। उसी के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा लिटरेचर रिव्यू अर्थात साहित्य अवलोकन और फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अर्थात उद्देश्यों का निरूपण शामिल है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत चरों का निरूपण भी शामिल है और हाइपोथेसिस भी शामिल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो होता है लिटरेचर रिव्यू और फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन ध्यान देने योग्य बातें यहाँ यह है कि जब भी हम साहित्य अवलोकन की बात करते हैं, अर्थात जब हम साहित्य के समीक्षा की बात करते हैं, तो उससे पहले हमें विषय का चुनाव करना पड़ता है। विषय चुनाव के परिणाम स्वरूप उसी विषय से संबंधित हमें साहित्य का भी खोज करना पड़ता है और यह अनुसंधान प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाता है। जब हम किसी भी शैक्षणिक अनुसंधान पर कार्य करने से पूर्व साहित्य की समीक्षा करना आवश्यक है। साथ ही साथ यह काफ़ी महत्वपूर्ण कड़ी भी माना जाता है। सबसे पहले अनुसंधानकर्ता अपने विषय से संबंधित साहित्य पत्रिकाओं और सूचनाओं का सर्वेक्षण करे, अर्थात हम कह सकते हैं कि उस टॉपिक से संबंधित जो भी हमारे पास बुक्स हैं, जो भी हमारे पास पत्रिकाएं हैं, जो भी हमारे पास सूचना है, उसको खोजें, उनको ढूंढें और उसको इकट्ठा करें, ताकि भविष्य में आंकड़ों का संगठन में अर्थात आंकड़ों के संकलन में काम आएगा। साहित्य समीक्षा अर्थात अवलोकन की मुख्य उद्देश्य को भी देख लेते हैं कि किस प्रकार इसके उद्देश्य हैं, क्यों हम साहित्य की समीक्षा करते हैं। सबसे पहला बात है कि यह अनुसंधान समस्या का समाधान करने के लिए शोधकर्ता के ज्ञान को बढ़ाती है। अर्थात हम जिस विषय के रूप में कार्य करना चाह रहे हैं, उससे संबंधित हम जब विषयों को गहन अध्ययन करेंगे तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। दूसरी बात है कि अनुसंधानकर्ता समस्या पर सुचारू रूप से ध्यान केंद्रित कर पाता है और उसमें स्पष्टता भी टॉपिक से रिलेटेड आती है। तीसरी बात है अनुसंधान की प्रामाणिकता में सुधार लाने में भी सहायता मिलती है और अनुसंधान क्रियाविधि में सुधार लाने में सहायक होता है। इसके द्वारा चरों की खोज कर पाना भी संभव है। हम किस प्रकार के चर का प्रयोग करना चाहते हैं, चाहे वो आश्रित चर हो, चाहे वो स्वतंत्र चर हो, उसके बारे में भी स्पष्ट रूप से हम खोज पाते हैं इस साहित्य समीक्षा के आधार पर। साथ ही साथ इसके द्वारा अनुसंधान के निष्कर्षों की पृष्ठभूमि भी तैयार करता है और इससे यह पता चलता है कि वर्तमान ज्ञान संग्रह में अनुसंधान की वजह से कितना प्रतिशत हमारा ज्ञान जो है वृद्धि हुई है। तो ध्यान देने योग्य बातें ये है कि साहित्य समीक्षा क्यों जरूरी है। जहाँ तक यूजीसी नेट के परीक्षाओं की बात है, तो यूजीसी नेट विशेष रूप से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रही है, अर्थात इसमें मूल कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है। और हम जब 6 स्टेप्स के रिसर्च में बात करते हैं, तो उसमें साहित्य समीक्षा जो हम समस्या का चयन करने के क्रम में करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में इससे संबंधित प्रश्न बने। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो में, हमारे चैनल में पहले बार हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य अवलोकन के मुख्य 3 चरण हैं। किस प्रकार हम साहित्य अवलोकन करते हैं, उसके 3 चरण हैं। पहला चरण है मौजूदा साहित्य की खोज, दूसरा चरण है साहित्य की समीक्षा और तीसरा चरण है हमारा सैद्धांतिक विकास
करना है, अर्थात सैद्धांतिक दृष्टिकोण का विकास करना है। साहित्य की खोज करते हैं कि जिस विषय से हम पीएचडी करना चाहते हैं, अर्थात जिस विषय से हम रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड सभी विषयों को हम ढूंढते हैं, चाहे वो उपविषय हो चाहे विषय हो, और हम फाइनली क्या करते हैं कि उससे रिलेटेड वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करते हैं। अब सवाल यहाँ पर आता है कि जब हम साहित्य की खोज करते हैं उसका स्रोत कहाँ है। तो स्रोत में हम सबसे पहला जो हमारा महत्वपूर्ण है, पुस्तकें हैं। हम विभिन्न लाइब्रेरी में पहुँचते हैं, पुस्तकालय में पहुँचते हैं और पुस्तकों को इकट्ठा करते हैं उससे रिलेटेड। पत्रिकाएं हैं जिसे हम जर्नल्स भी कहते हैं, चाहे वो सरकारी पत्रिका हो सकती है या फिर आप कह सकते हैं निजी पत्रिकाएं भी हो सकती हैं। साथ ही साथ वो प्रकाशित भी हो सकता है और अप्रकाशित भी हो सकता है। आगे हम आते हैं कि कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से भी हमारा साहित्य समीक्षा होता है, क्योंकि जिस क्षेत्र अर्थात स्टडी एरिया के अंतर्गत हम काम करते हैं तो उस एरिया के न्यूज़पेपर में उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कभी कभी हमारे सामने कुछ कुछ समस्याएं पनपती है, कुछ कुछ समाधान भी दिखाई देती है। इसीलिए समाचार पत्र भी हम ढूंढते हैं और उसको भी देखते हैं। और कुछ URL है, अर्थात कुछ वेबसाइट्स हैं जिसके माध्यम से वर्तमान में इंटरनेट के सहारे हम साहित्य समीक्षा कर सकते हैं और जिससे वर्तमान रिसर्च में काफ़ी योगदान भी है, जिसमें हमारा शोधगंगा, शोध गंगोत्री, गूगल अर्थ, NDL अर्थात नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, कुछ PhD थीसिस भी ऑनलाइन प्राप्त होते हैं। सरकारी और निजी विभागों से प्राप्त आंकड़े भी हैं जो सेकेंडरी स्रोत के रूप में शामिल हैं। और शोध के अंत में साहित्य अवलोकन की अगर हम बात करें तो उसको हम संदर्भ ग्रंथ सूची में शामिल करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं यह भी बताना चाहूँगा कि यह वीडियो सिर्फ UGC नेट के लिए ही नहीं अपितु रिसर्च से संबंधित सभी प्रकार के परीक्षाओं में सहायता करने वाला है। साथ ही MA झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालय और भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में MA के सिलेबस में भी रिसर्च मैथडोलॉजी शामिल है और उनके सिलेबस में भी स्पेसिफाई किया हुआ है कि आप लिटरेचर रिव्यू को स्पष्ट करें, आप ऑब्जेक्टिव को कैसे स्पष्ट कीजिएगा रिसर्च के दौरान, आप डाटा कलेक्शन कैसे कीजिएगा, तो वो भी आपको क्लियर करेगा। और अब हम आते हैं कि जब हम साहित्य अवलोकन कर लेते हैं तो साहित्य अवलोकन करने के उपरांत हम ऑब्जेक्टिव को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे उसका चयन करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव के दौरान उसके लक्ष्यों को ध्यान रखना है जो हमें अध्ययन से प्राप्त करना है। ध्यान दीजिए कि उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करना है, उद्देश्य के माध्यम से हम लक्ष्य को प्राप्त करना है। जैसे कि यदि हम बात करें कि किसी क्षेत्र के चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न पर हम काम कर रहे हैं, तो चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न चाहे वो स्पेशियल टेम्पो हो, स्पेशियल टेम्पोरल हो सकता है, चाहे वो कॉजेज का भी हो सकता है। सबसे पहले हम कॉजेज के तौर पे यह भी कह सकते हैं कि निम्न अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत हमें भूमि उपयोग प्रारूप में बदलते स्वरूप के कारणों को ढूंढना है, तो ये आपको लक्ष्य की ओर अग्रसित कर रहा है। इसी प्रकार शोधकर्ता शोध कार्य के माध्यम से क्या सिद्ध करना चाहता है, यह भी हमें उद्देश्य के आधार पर प्राप्त होता है। और बात रही उद्देश्य की, तो यह मूल रूप से रिसर्च को आगे बढ़ाने में काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। और जब हमारे पाठक, हमारे गाइड, हमारे निर्देशक हमारे रिसर्च प्रपोजल को और हमारे थीसिस को आगे देखेंगे तो उस दौरान हमें उद्देश्य के आधार पर स्पष्टीकरण प्राप्त होगा कि हमारा यह कहाँ तक सटीक है, स्पष्ट है। अब आते हैं कि उद्देश्य कम शब्दों में होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, सटीक और विशिष्ट होनी चाहिए। अब उद्देश्य की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 शीर्षक है। मुख्य उद्देश्य है जिसमें हमारा शोध का तत्व शामिल होता है। इसमें चरों का संभावित प्रश्न संबंध जिनकी शोधकर्ता स्थापित करना चाहता है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करती है। मुख्य उद्देश्य के अलावा उप उद्देश्य भी शामिल हैं। उद्देश्य को अगर हम बात करते हैं कि उद्देश्य को कैसे तैयार किया जाए, तो यह देखते हैं कि इसमें निम्न बातों को हम देख सकते हैं। पहला है कि उद्देश्य जो है संख्या अनुसार सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। उद्देश्य स्पष्ट रूप से विशिष्ट होनी चाहिए। प्रत्येक उद्देश्य में अध्ययन के केवल एक ही पहलू को शामिल करना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि जिस विषय से संबंधित हम उद्देश्य तैयार कर रहे हैं
उसी से संबंधित शामिल होना चाहिए। यदि हम कॉजेज़ पे काम कर रहे हैं, यदि हम फैक्टर पे काम कर रहे हैं, यदि हम इफेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य को लिखते समय कार्योन्मुख शब्दों और क्रियाओं का प्रयोग होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें वैज्ञानिक शब्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए और उद्देश्यों के निर्धारण करना, पता लगाना या मापना, यह स्पष्ट शब्दों में स्पष्टीकरण होना चाहिए। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का काफ़ी महत्वपूर्ण विषय, जो रिसर्च के क्षेत्र में और यूजीसी नेट के क्षेत्र में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और इसी प्रकार कॉन्सेप्ट्स बेस पे एनटीए यूजीसी नेट वर्तमान समय में क्वेश्चन पेपर 1 में बना रही हैं। साथ ही साथ एमए रिसर्च मैथोलॉजी के पेपर में के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।